तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? टॉर्क हो गया था, टॉर्क का कंप्लीट डेरिवेशन हो गया था। आज हम लोग और उसमें एक टॉर्क में लास्ट रिलेशन निकाला था m क्रॉस बी, और मैग्नेटिक मोमेंट को हमने डिफाइन किया था। मैग्नेटिक मोमेंट हमने करंट कैरिंग कॉइल के लिए डिफाइन कर रखा था कि करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच करंट पासेस। ठीक, उसको, और यदि उसका नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी हम लोग जान लें। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमने ऐसे एरो ऊपर दिखा रखा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच करंट पासेस। तो यहां पर एक करंट कैरिंग लूप है। करंट का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट थंब को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ये करंट कैरिंग, करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन थंब के अलोंग मींस आउटवर्ड। इसी तरह से करंट यदि किसी कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब का डायरेक्शन देखो, डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ये इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायरेक्शन हो गया। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहां पर यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए इस कॉइल में, तो करंट नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और I तो करंट है ही, ए एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर ले। फिर हम लोग एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा। हो गया, डायरेक्शन लिख लिया। नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इफ द लूप कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय म्यूजिकल टू NIA। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि एक लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड करो। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट थ्रू दिस कॉइल। इसका मतलब यहां पर ये दोनों कॉइल में एक जो पहला कॉइल है जिसका रेडियस R1 है, इस कॉइल के लिए करंट का डायरेक्शन हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इनवर्ड। और इसको हम m1 से रिप्रेजेंट या μ1 से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये μ1 इज इक्वल टू करेंट इनटू एरिया। तो इसका एरिया क्या हो गया? सेमी सर्कल है तो पाई R1 स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक, दूसरा लूप है जिसका करंट का डायरेक्शन, दूसरे लूप में देखो करंट का डायरेक्शन ये है, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका रेडियस क्या है? R2 है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? μ2I इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2। ये किसको रिप्रेजेंट किया? ये इनवर्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट किया? आउटवर्ड को। अब इसमें कौन लार्जर है?
बोलो, R2 लार्जर है, रेडियस, अरे R2 का वैल्यू ज्यादा ना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। तो ये क्या बन गया, I इंटू पाई R2² बाई 2 माइनस I इंटू पाई R1² बाई 2। तो ये पाई I/2 कॉमन हो गया, और फाइनली क्या हो गया, R2² माइनस R1² हो जाएगा। यस नो? इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट निकाले जाते हैं। हो गया? चलो, तो ये रिजल्ट आ गया हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब कहता है एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, रोटेट कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m कांस्टेंट होता है। तो ये कहता है नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज रोटेटेड विद सम एंगुलर स्पीड, इन दिस केस μ/L, मतलब म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m, Q चार्ज, टू कांस्टेंट क्वांटिटी, ए मास, ये कांस्टेंट होता है। तो इसका एक एग्जांपल, एक सर्कुलर लूप है, ये रोटेट कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और इसका एंगुलर मोमेंटम L, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये Q/2m कांस्टेंट होगा। तो यहां पर सिंपली एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी क्या पढ़ रखा, I ओमेगा। तो एक सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो करंट हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक, उससे निकालेंगे। अब इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सर्कुलर लूप का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², तो mr² इंटू ओमेगा हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम निकल गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताया, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। अब करंट को क्या लिखे, करंट को चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, ठीक। तो I इज इक्वल टू Q/T, टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए करंट को यहां पर लिख दिया Q इंटू न्यू, एरिया कितना हो गया भाई, πr²। देखो ध्यान से, अब यहां पर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी 2π इंटू न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ω/2π। तो न्यू का वैल्यू डाल दो, ω/2π इंटू πr², पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये Q⍵/2r² बन गया, ठीक है यहां तक। अब क्या कहा, यहां पर क्या है, μ/L, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, तो म्यू का वैल्यू क्या निकला, Q⍵/2 इंटू r², एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना निकला, I ओमेगा, तो I ओमेगा mr² इंटू ओमेगा,
अब इन दोनों का रेशियो निकालो, देखो क्या बा, ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा ये Q/2m। इसलिए जितने भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है वो रोटेट करेगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कितनी बार एंट्रेंस में पूछ चुका है कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी रोटेट्स विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, μ/L ऑप्शन दे देगा, तो कांस्टेंट या लिखा रहेगा Q/2m। ठीक है, नोट करो, देखो ध्यान से। अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी रोटेट कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका रेडियस आर है, ये एक सर्कुलर लूप है। इसका एंगुलर मोमेंटम होता आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr² इंटू ओमेगा। मैग्नेटिक मोमेंट को कहते हैं करंट इनटू एरिया, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। करंट को लिखते हैं चार्ज बाय टाइम, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी वो लिख दिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी को लिख रहे तो ओमेगा 2π न्यू होता है, तो न्यू बन गया ओमेगा/2π, ये वैल्यू यहां डाला। एरिया πr², तो Q ओमेगा/2r², तो μ/L का वैल्यू Q ओमेगा r²/2, mr² इंटू ओमेगा क्या बन गया Q/2m। यही कहता है कि Q/2m कांस्टेंट होगा। हो गया, इरेज करें। तो यहां देखो, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला Q ओमेगा r²/2, इसका रेशियो क्या आ गया Q/2m कांस्टेंट। ठीक, इसी पर बेस्ड अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी डिस्क के फॉर्म में है, मास m है, रेडियस r है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कहता रोटेट कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, सो दैट μ/L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रूफ करना है। ठीक, अब ये सर्कुलर डिस्क, इसका एक लूप कंसिडर कर ले अंदर, तो हर एक सर्कुलर रिंग फिर रिंग, तो बहुत सारे रिंग मिलकर के डिस्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस आर, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, इसका मतलब सिग्मा इंटू एरिया, इस पर नेट चार्ज है। अब यहां पर ये जो सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस आर और थिकनेस डी आर। ठीक, अब यहां पर हम लोग इस छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें। सबसे पहला तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डी म्यू। ठीक, इस छोटे से पार्ट का करंट हम डी आई मान लें और एरिया डी ए मान लें।
करंट क्या हो गया भाई, बोलो, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू लिख दिया बाई डी टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पे क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी इनटू डी ए। ठीक, अब डी क्यू को क्या लिख सकते हो, यहां से इस पार्ट का डी क्यू निकालो। क्या होता है डी क्यू, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डी ए मतलब सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। हो गया, यस नो, अरे बोलो यस नो। ठीक, और फ्रीक्वेंसी क्या बन गया, ओमेगा बाई 2 पाई, यही बना। ठीक, और इसका हमको एलिमेंट्री एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री एरिया कितना हो गया इसका, इस पार्ट का एलिमेंट्री एरिया, बोलो जल्दी से। डी क्यू डी आई हम लोगों ने निकाल दिया, डी क्यू इंटू न्यू, और एलिमेंट्री एरिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो इसका एरिया ए ले ले, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी इस पार्ट के लिए एलिमेंट्री एरिया लिया, इसलिए इसका एरिया ए हो गया, मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ये बचा सिग्मा ओमेगा पाई। ठीक, क्या बचा, आर का पावर, जल्दी से बताओ, आर क्यूब डी आर। हो गया। अब हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरे इस बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। तो डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा रेडियस कैपिटल आर हो गया, इसलिए 0 टू आर इंटीग्रेट हो जाएगा। ये सिग्मा ओमेगा पाई, ये हो गया आर क्यूब डी आर, सिग्मा ओमेगा पाई, इसका इंटीग्रेशन R4/4, 0 to R, it becomes sigma omega pi by 4 into R4। मिल गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया सिग्मा ओमेगा पाई R4/4, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता, आई ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का अबाउट इट्स सेंटर हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो गया आई मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक, आर का पावर देखो यहां से कैंसिल हुआ, कितना बचा, आर का पावर 2 बचा। ठीक, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बच गया फाइनली, सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यही बचा। सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, चार्ज के इक्वल। तो क्या हो गया, Q/2m, तो Q/2m म्यू बाई एल क्या बन गया, कांस्टेंट। आया समझ में, यस नो। इंटीग्रेट होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, पढ़ का x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, R4/4। चलो नोट करो।
कल हमने आपको सेंड किया ग्रुप में पीडीएफ, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक बार फिर से सारा एक जगह अरेंज करके भेज दिया है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपका नोट्स बनेगा। हो गया, इरेज करें। चलो तो इसका रिजल्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। डी क्यू निकाला था, यही है, ठीक। यहां पर ए होगा, नॉट डी ए। और ये वैल्यू निकाल लिया सिग्मा ओमेगा पाई आर 4/4 म्यू बाई एल क्यू बाई 2m। ठीक है, ये याद रखना है सबके लिए, सबके केस में, डिस्को हॉलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर, सबके केस में, जितने भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। चलिए बाद मूविंग क्वाल गैल्वेनोमीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक मिरर के साथ ये सस्पेंशन है और यहां पर ये मूविंग क्वाल है, ये लोअर सस्पेंशन है। इस लोअर सस्पेंशन का जो ये पार्ट है ये डिस्टेंस डी है, और यहां पर ये पॉइंटर है, इसी पर डिफ्लेक्शन होता है। और इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को इसके नॉर्थ साउथ के बीच में रख देते हैं, और ये पॉइंटर में जो मोमेंट होता है ये डिफ्लेक्शन मेजर करता है, और इसी डिफ्लेक्शन से हम लोग डिटेक्ट करते हैं इसके वैल्यू को। और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये करंट कैरिंग क्वाल है, और ये आपका अंदर जो ये मटेरियल है इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कहते हैं। ये जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन है। अब ये सॉफ्ट आयरन क्यों रखा गया इसके बारे में बता देते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होता है, तो सबसे पहला कि जब आपने इसके अंदर ये करंट कैरिंग क्वाल रखा, तो जब ये नॉर्थ साउथ, इसका मतलब बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग क्वाल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क डेवलप होता है। और इस टॉर्क का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने NIA, ये था नंबर ऑफ टन्स, करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखने से होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। अब इसी टॉर्क की वजह से इस क्वाल में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में जब डिफ्लेक्शन होगा तो वापस इस क्वाल को अपने पोजीशन पे लाने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। और रीस्टोरिंग टॉर्क होता है इस कंडीशन में, आपने पढ़ा होगा, टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस टॉर्सनल कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं और थीटा की जगह पर अल्फा। इसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क का डिफ्लेक्ट और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल हो जाता है। तो के अल्फा इज इक्वल टू NIAB। और इससे हमको इस पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा करंट हमको डिटेक्ट करना है। तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, K बाई NAB इंटू अल्फा। ये क्या है, ये जो सस्पेंशन है इसका टॉर्सनल कांस्टेंट है, और ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का बना रहता है जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट हमको पता होता है। तो यहां पर के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टन्स इस रेक्टेंगुलर कॉइल का कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं वो कांस्टेंट है। इसलिए I इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इनटू अल्फा होता है।
अब ये आपको कंस्ट्रक्शन में ये ऐसा नहीं कि आपको ऐसा डिजाइन करना है, आपको क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम लोग करंट डिटेक्ट कर लेते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। थ्योरेटिकल यही है। अब क्या हमको एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब करंट किसी कॉइल से आप पास कराते हैं तो क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लिखा ना, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क विच डिफ्लेक्ट्स द कॉइल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टन्स, यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल नंबर ऑफ टन्स कॉपर वायर का है, और सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हमने इनसाइड द फ्रेम रखा और कॉइल को रोटेट कराते हैं बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। और सिलिंड्रिकल पोल पीसेस इसलिए रखते हैं कि इससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकले, इसलिए हम लोग ऐसा रखते हैं सिलिंड्रिकल। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा वो रेडियली इंटर करेगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो ये पार्ट आपको थियोरेटिकल लिख लेना है एग्जाम में। अब इसके बाद ये पिक्चर हम बना लेंगे कि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रोड्यूस करता है, वो हमको बनाने की जरूरत नहीं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या बताया, 90 डिग्री। करंट आई है तो टॉर्क क्या बन गया, एन आई ए बी, साइन 90 का वैल्यू 1। अब इस टॉर्क से कॉइल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या देगा, रिस्टोरिंग टॉर्क देगा। कॉइल रोटेट हुआ और एक एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ और टॉर्सनल कांस्टेंट के, तो टॉर्क क्या बन गया, के अल्फा। दोनों इक्वल हो गया तो के अल्फा इज इक्वल टू एन आई बी ए। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, जी अल्फा, और जी को हमने क्या कहा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ में आ गया, यस नो, क्लियरली। तो यहां तक हमको लिखना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, डिफ्लेक्शन से करंट और वोल्टेज निकालते हैं। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। तो सबसे पहले इसका सेंसिटिविटी कैसे निकाला जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन बाय करंट। तो डिफ्लेक्शन बाय करंट यही है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, आई इक्वल टू के बाई एन ए बी। तो इसको क्या कर देंगे, आई पता है तो इससे हम लोग निकाल लेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अल्फा बाई आई क्या बन गया, एन ए बी बाई के। इस टर्म को क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकलेगा, क्या कहा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज को क्या लिखेंगे, आई आर। तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, एन ए बी बाई के आर। समझ में आ गया, नहीं होगा। करंट फ्लो मतलब करंट को डिटेक्ट करते हैं, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा 0 तो नो करंट, वो पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, ये दो पार्ट हो गए। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा है। अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम एक वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। यहां से जो करंट आई चला, गैल्वेनोमीटर ने ले लिया आई जी, तो रिमेनिंग करंट का फ्लो आई माइनस आई जी इसमें आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज अक्रॉस शंट इक्वल होना चाहिए। तो V इसके क्रॉस V क्या आ गया, आई जी इंटू जी।
इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ गया, I माइनस आई जी इंटू एस। तो S क्या बन गया, आई जी जी डिवाइड बाई I माइनस आई जी। इतना वैल्यू का शंट लगा देंगे तो ये क्या होगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एमीटर में। अब कहता है कि वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्या रीजन है, ये तो बन गया भाई तुम्हारा पूरा एमीटर बन गया। तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताओ कितना बन गया, ये दोनों क्या चीज में, पैरेलल में। तो GS डिवाइड बाई G प्लस एस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है शंट से, तो आप इसको इफेक्टिव वैल्यू निकालो, शंट को नेग्लेक्ट कर दो, तो GS बाई क्या बचा, G बचा। G और G कैंसिल हो गया तो क्या बचा, शंट। वेरी लो रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसको कहां कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। इसका मतलब आइडियल कंडीशन में क्या होगा, वेरी लो का मतलब जीरो। So an ideal ammeter has zero resistance, so it is always connected in series with the circuit. आया समझ में, क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में। सब लिख दिया हमने आपके थ्योरी में, देख लो एक एक पार्ट। एमीटर, ठीक, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दिया, देखो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, एस का वैल्यू इतना, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अब सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर के सीरीज पे रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहां पर ये गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा है, आर मच ग्रेटर देन जी। अब यहां से करंट का फ्लो, आई जी का फ्लो, ठीक। अब आई जी का फ्लो क्या होगा, टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस निकाल लो, तो V इज इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, तो दोनों G और R एक साथ है, तो G प्लस R, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया, आई जी जी प्लस आई जी इंटू आर, तो आई जी आर इज इक्वल टू V माइनस आई जी, तो R इज इक्वल टू क्या बना, V बाई आई जी माइनस वन होगा। अरे बोलो नहीं यस नो। तो इतना रेजिस्टेंस आप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज में लगाओगे तो क्या बना, वोल्ट मीटर। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के देखो तो पता चल जाएगा हम कहां इसको कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर क्या आ गया, G प्लस आर, आर मच लार्जर देन G, तो कितना आ गया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, किसके बराबर, अरे G को नेग्लेक्ट कर देना, किसके बराबर, आर के बराबर। आर क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो लार्ज रेजिस्टेंस है, इसका मतलब लार्ज क्या मतलब, इनफाइनाइट वैल्यू तक हो सकता है, इसलिए ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे समझ में। अब इसका कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन यहां पर चार्ट हमने बना रखा, पहले तो ये देख लीजिए, यही है V इज इक्वल टू आई जी, जी प्लस आर, आर इज इक्वल टू, ओ सॉरी वहां पर हमको लगता है 1 की जगह पर गलती से लिखा गया था, हम करेक्ट कर देते हैं। यहां पर वोल्टेज अक्रॉस दिस वन आई जी जी प्लस आर, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए थे और हम प्रीवियस स्लाइड में मिस्टेक कर गए। तब आप प्रवचन सुनने के लिए आ जाते हैं, अभी देखा ना बाबा लोग का प्रवचन, बहुत लोग बाबा का प्रवचन में कहा चले गए थे, यही आया था, यहां 1 लिख दिया था बाय मिस्टेक। आया समझ में।
अब इसका कंपैरिजन चार्ट, बिल्कुल नोट्स कंप्लीट है आपका, यही वैल्यू है। कंपैरिजन चार्ट, एमीटर लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, ये हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक, रेजिस्टेंस इसका लिख दिया, इसका भी रेजिस्टेंस लिख दिया। देखो ध्यान से, शंट रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या का आइडियल कंडीशन में एमीटर का? जीरो रेजिस्टेंस, इसका इंफिनिटी। इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस ग्रेटर लिख दिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन एमीटर, और ये इट इज पॉसिबल टू डिक्रीज, चूंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए आप इसके रेंज को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आइडियल कंडीशन में इसका जीरो रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से ये अध्याय आपका पूर्णतः समाप्त हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कितना डेरिवेशन है इसमें? सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में डेरिवेशन है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन साथ के साथ करा दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, हर लेवल का क्वेश्चन आपका हो गया। बस इसको आपको अपने आप को ठीक कर लेना है।